जो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो मामला है, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी 2014 से ही लगातार कई सारे आरोप लगे, घोटाले के आरोप लगे, पैसों के गबन के आरोप लगे, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि आरोप लगाने वाले के जो आरोप थे वो तमाम आरोप बेबुनियाद है। यहाँ तो उल्टा किया, उसको इनाम दे दिया गया। शाह आलम जो है दरगाह ट्रस्ट, उसका उसको नायब वहीवटदार बना दिया गया। जिस तरीके से एक तरफ आजकल तो वक्फ को लेकर बहुत ज्यादा चल रहा है मामला, हर मुसलमान कहता है वक्फ बचाओ अभियान हमें करना है, बिल लाने की कोशिश में मोदी सरकार है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो मामला है अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी का, उसके अंदर एक और इस जजमेंट के अंदर एक चीज थी कि जो आरोप जिसने लगाए हैं फारूक कंसारा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो अहमदाबाद की जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद, उसको सुन्नी वक्फ कमेटी से निकाला जाए और दूसरी कमेटी को सौंप दिया जाए। तो एक तरफ आप कहते हो कि हमें तो वक्फ बचाना है, और दूसरी तरफ आप यानी वो प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है कि उस मस्जिद पर कब्जा हमारा होगा, हम चलाएंगे। इस तरीके से वक्फ बचाएंगे मुसलमान, आपको लगता है? जजमेंट के अंदर जामा मस्जिद को लेकर कोई जजमेंट अभी नहीं सुनाया गया है। जिस तरीके से गुजरात के अंदर, खासकर अहमदाबाद के अंदर, हमने देखा पिछले 4-5 साल में वक्फ को लेकर काफी सवाल उठे, और जैसा आपने भी बताया, और हकीकत भी यही है कि जो आम मुसलमान है उसकी धारणा इस तरह से बना दी गई खबरें में वो कराकर कि भाई जो लोग बैठे हैं वक्फ के ट्रस्टीज वगैरह वो सब घोटाले ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके कार्यकाल में ये अच्छी चीजें भी ये हुई कि जैसे पैरामाउंट रेस्टोरेंट और कई जगहों पर जो वक्फ को उसका अधिकार मिलना चाहिए, जो मार्केट वैल्यूज के मुताबिक, अब एक रेस्टोरेंट है वो उसका हर रोज लाखों रुपया कमा रहा होगा वो, लेकिन उसका किराया बिल्कुल ऐसा था कि एक झोंपड़े का किराया हो। तो आपके कार्यकाल में ये चीजें भी हुई कि वक्फ की इनकम वगैरह बढ़ाई गई, उसका सही इस्तेमाल पैसों का, ये तमाम चीजें भी आपकी तरफ से की गई थी। जिस तरीके से अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी की जो आपने प्रॉपर्टीज वगैरह बताई, इतने सारे कब्रस्तान हैं, इतनी सारी मस्जिदें उसके अंदर है, तो कहीं ना कहीं वक्फ कानून नया आए ना आए, लेकिन इन चीजों पर बीजेपी का और सत्ता पक्ष का कंट्रोल हो जाए, क्या उसी को लेकर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये रची जा रही है, ऐसा लगता है आपको? कई चीजें, मुझे ये भी किसी ने कहा कि जो फारूक कंसारा है वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का एक्टिव मेंबर है वो, और इसलिए वो आरोप लगा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि रिजवान कादरी भी नरेंद्र मोदी से मिले थे भगवा कलर की कोटी पहनकर, तो उसमें कई लोगों ने खुद ने ये भी कहा कि भाई रिजवान कादरी चूंकि जाली वाली जो मस्जिद है वहां के अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के ट्रस्टीज में थे, इस वजह से वो वहां पर थे रिजवान कादरी उस वक्त। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जो काम कर रही है, अहमदाबाद में काफी सारी मसाजिद हैं, काफी कब्रिस्तान हैं जो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के अधीन रहते हैं, कामकाज होता है उसमें। 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके आसपास नए कई विवाद जो है वो सुन्नी वक्फ कमेटी को लेकर खड़े हुए। कई लोग खड़े हुए और ये लोग कहते हैं कि उनकी नहीं मानी गई, इस वजह से उन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल में और जगह जगह अर्जियां दी कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के जो लोग हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं और घोटाले कर रहे हैं, गड़बड़ियां कर रहे हैं, पैसों के कई आरोप लगाए थे। 2014 से लगातार ये मामला चल रहा था और कई नाम उसके अंदर हैं, फारूक कंसारा और भी कई लोग हैं, और जो मेन पिटिशनर थे वो फारूक कंसारा, उन्होंने कई सारे आरोप जो है वो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के ट्रस्टियों पर लगाए थे, ट्रस्टीज पर लगाए थे। वक्फ ट्रिब्यूनल ने, गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल ने आखिरकार अपना फैसला सुनाया और जो फारूक कंसारा थे, जो पिटिशनर थे, उनके तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। यानी जो कुछ आरोप लगाए गए थे उन तमाम आरोपों में वो सबूत पेश नहीं कर पाए, वो कुछ प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए जो है वो जो घोटाले का आरोप था वो जो है वो झूठा साबित हुआ। हमने एक इंटरव्यू किया था फारूक कंसारा का, वहीं पर अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का जो ऑफिस है वहीं पर नीचे खड़े रहकर इंटरव्यू किया था, और मैंने खुद ने उनसे पूछा था कि आप विरोध क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, क्या आपको वक्फ में कोई पद लेना है? तो उस वक्त उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि नहीं, मुझे कोई पद नहीं लेना है, मैं सिर्फ कौम के लिए, मिल्लत के लिए, उम्मत के लिए काम करना चाहता हूं, मुझे किसी पद की कोई लालच नहीं है। लेकिन 15 दिन पहले खबर आई कि जो फारूक कंसारा जो ये कह रहे थे, जो अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के खिलाफ गए थे वक्फ के मामले को लेकर, उन्होंने जो खबर ये आई कि उन्हें जो है वो शाह आलम दरगाह का नायब वहीवटदार बनाया है, मैनेजमेंट का उनको एक हिस्सा बना लिया गया है, पद ले लिया है उन्होंने। अब जो ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दिया, तमाम फारूक के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। उसके अलावा सुन्नी वक्फ कमेटी के जो ट्रस्टीज थे,
चूंकि एक रिजवान कादरी साहब हमारे साथ में है जो खुद उसके ट्रस्टीज में से रहे हैं, तो एक लंबा जो हमेशा चला आया कि भाई 9 मेंबर उसमें हुआ करते थे, हर 2-3 साल में कुछ लोगों को रिटायर होकर दूसरे लोग आया करते थे, इस तरह का मामला था। लेकिन कई सालों से वक्फ ट्रिब्यूनल की तरफ से, गुजरात वक्फ बोर्ड की तरफ से नए लोगों के नामों पर मुहर नहीं लगाई जाती थी, उस मामले को रोका जाता था और यह कहकर रोका जाता था कि फारूक कंसारा के जो आरोप लगे हैं इस वजह से हम नए नामों का अप्रूवल नहीं दे सकते हैं। अचानक वक्फ ट्रिब्यूनल का एक नया आदेश आ गया और कहा कि जो पुराने जितने भी ट्रस्टीज मेंबर थे वो सब अब मेंबर नहीं है। एक नई टीम जो है वो गठित की गई है जिसमें वक्फ बोर्ड के काफी मेंबरान हैं, इसके अलावा भी और कई लोग हैं। वो लोग मिलकर जो अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी की नई टीम का गठन करेंगे, नए ट्रस्टीज का गठन करेंगे। उस बारे में हम बात करेंगे, क्या कुछ ये जजमेंट रहा, आरोप लगाने वाले कहाँ हैं, आरोपों का क्या हुआ, तमाम चीजों पर, तमाम मौजू पर हम बात करेंगे रिजवान कादरी साहब से। रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम। रिजवान साहब, जो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो मामला है, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी 2014 से ही लगातार कई सारे आरोप लगे, घोटाले के आरोप लगे, पैसों के गबन के आरोप लगे, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि आरोप लगाने वाले के जो आरोप थे वो तमाम आरोप बेबुनियाद है। क्या कहेंगे आप? देखो, मैं थोड़ा आपको पहले करेक्ट करूंगा, ये ऑर्डर वक्फ बोर्ड ने दिया हुआ है। एक्चुअली गलती से नीचे लास्ट ऑर्डर में वक्फ ट्रिब्यूनल लिखा गया हुआ है, वो गलती से उनका लिखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि उसका लेटर है, आप देखें तो अपना गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड का है। अच्छा। ये कोई जो कुछ डिसीजन लिया है वो वक्फ बोर्ड ने डिसीजन लिया हुआ है। और टेक्निकली जैसे आपने भी थोड़ा प्रॉपर्ली डिटेल में एक्सप्लेन किया, जिससे लोगों को जहन में बात क्लैरिटी हो जाए कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में हम लोग 2009 से ट्रस्टी बन के आए थे। वक्त आने के बाद मतलब में वक्फ का जो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का बंधारण है, कॉन्स्टिट्यूट है, आईन है, उसके हिसाब से हर 6 साल में 1/3 मेंबर, यानी 9 होते तो 3-3 मेंबर जाना चाहिए। हर 3 साल, हर 6 साल, हर 6 साल में जाना चाहिए। और उसके आइन के अंदर बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर मैक्सिमम 18 साल रहेगा। अच्छा। यानी वो उसकी एक सिस्टम है कि मतलब मैं जैसा राज्यसभा का मतलब मैं बोलते हैं मेंबर अपने जैसा अपने अपर हाउस जो बोलते हैं, अपर हाउस में राज्यसभा में ये सिस्टम होती है कि भाई आप हर 2 साल में 1/3 मेंबर आपके जाते हैं और 6 साल मैक्सिमम कोई भी मेंबर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में भी वही यही सिस्टम है कि मैक्सिमम मेंबर 18 साल रहेगा और 9 मेंबर में से हर 6 साल में 3 मेंबर 1/3 मेंबर जाएंगे। ये एक अपने कॉन्स्टिट्यूट बंधारा बना हुआ है, वो एक डिफरेंट बात है। अब पहले यानी ये खाली थोड़े समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने की आपको मैं बात कर रहा था। पहला जो ऑर्डर के अंदर मतलब पहली बात है कि ऑर्डर में वो लोग ने ये बोला, वक्फ बोर्ड ने, कि वक्फ बोर्ड ने मतलब में कैसा हुआ था कि ये इश्यूज काफी 2014 से चल रहा था और मतलब में इश्यू बढ़ते जा रहा था। हम लोग ने जब ट्रस्टी सिलेक्ट करके दिए और ट्रस्टी सिलेक्ट करने के बाद मतलब में हम लोग कहते थे कि भाई ट्रस्टी को अपने अप्रूवल दो, तो वक्फ बोर्ड ये बोलता था कि भाई आपके ऊपर मतलब इल्जामत लगे हुए, तो उसके लिए जब तक ये क्लियर नहीं होगा वहां तक हम आगे नहीं काम कर सकते। तो उसकी वजह से वो लोग डिसीजन नहीं ले रहे थे और डिसीजन लेते लेते जब तो मतलब में ये नया बोर्ड वक्फ बोर्ड आया, क्योंकि उस दौरान में मतलब में 3 वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो गए। सैयद साहब चेयरमैन थे, AI सैयद साहब, फिर मतलब में सज्जाद हीरा साहब आए और फिर अभी मोहसिन भाई लोखंडवाला साहब आए। तो तीनों चेयरमैन चेंज हुए, मगर मोहसिन लोखंडवाला साहब ने एक स्टैंड लेके उसको डिसीजन लेने पे लिया। अभी तक क्या था कि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ था, बात को लिंगर ऑन कर रहे थे, सिर्फ बात को टाल रहे थे। क्यों टाल रहे थे? पॉलिटिकल स्टेज 10 साल से मामला बिल्कुल टाल रहे थे, यानी कोई चीज नहीं था और उसको मतलब में कोई बात ही नहीं थी। हम लोग उनको हर बार ये बोलते थे, कोई भी बंदा एलिगेशन लगा रहा था उसके पास आप डॉक्यूमेंट एविडेंस मांगे, कोई चीज बात तो मांगे। मतलब में गोल गोल घुमाने वाली बात होती थी, कभी सेटलमेंट जैसी बात होती, कभी अलग बात होती थी, वो बातों में हम लोग कभी बिलीव नहीं करते। तो जब बातों के लिए टेबल पे हम लोग नहीं बैठते थे ऐसी चीजों के लिए, क्योंकि ये कोई टपोरी सिस्टम वाले थोड़ी है कि किसी के साथ बैठ के बात हो जाएगा, मतलब मैं सेटलमेंट करे, आप ये करो, आप ये करो। हमने उनको हर बार बताया था और हमने वक्फ बोर्ड को भी मतलब 2 चीज बात बोलते थे। पहली बात ये बोलते थे कि उनका इल्जामात है कि हम लोग ने मतलब में गैर वहीवट करा है या मतलब में गफला किया हुआ है, यानी जो किया हो। तो हम उनको बोलते थे कि उसके उनके पास से डॉक्यूमेंट एविडेंस मंगा दीजिए या आप आके चेक कर लीजिए। तो इस बार ये लोग ने मतलब इसको चीजों को मतलब मानते हुए तपास कमेटी करी। सेकंड चीज वो लोग हम लोग जो बोलते थे कि हम लोग ने जो ट्रस्टी जो उस वक्त पे मतलब मैं सिलेक्ट करके दिए, तो उसको आप अप्रूवल क्यों नहीं देते हो? 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आइदर हम लोग ने वक्फ अपने जो आइन में है, जो बंधारण में है, वो सिस्टम फॉलो नहीं करी हुई, इलेक्शन की प्रोसीजर फॉलो ना करी हुई है, तो आप उनको मतलब में मना कर सकते हो। या हम लोग ने जो सिलेक्ट किए हुए उनका क्रेडेंशियल गलत हो सकते हो। तो हर बार हम लोग ये बोलते थे, आप हमारे को राइटिंग में लिख के एक जवाब दे दीजिए कि भाई उनके क्रेडेंशियल गलत है या हम लोग ने सिस्टम फॉलो नहीं करी हुई। तो हम लोग गलत होगा तो हम लोग मतलब फिर से इलेक्शन ले लेते और फिर से काम कर सकते हैं, फिर से ये प्रोसीजर जो फॉलो अपने ट्रस्टी सिलेक्ट करने के सिस्टम में फॉलो कर ले। मगर ऐसा कभी था ही नहीं, इसी वजह से वो लोग कर नहीं पाए। फिर मतलब में बात ये आई थी कि मतलब में वो बात को वो लोग ने दफन कर दिया।
उसको साइड पे कर दिया। मतलब वो वाली बात है कि भाई क्या है, आपको एलिगेशन लगे तो हम लोग उसको अप्रूवल नहीं दे सकते, इनको टाल रहे थे। एक भी ये बात थी। जब ये लोग ने तपास कमेटी बनाई, यानी एक कमेटी बनाई, कमेटी के आके सब कुछ देखना चाहिए, जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी ने आके मतलब ये सब कुछ चेक किया। जांच कमेटी हमारे यहाँ हमारे से भी बात की, हमारे से भी डॉक्यूमेंट एविडेंस मांगे, सब कुछ है। उसके साथ वो लोग के पास भी कुछ एविडेंस मांगे, सब कुछ होंगे। मगर जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर में बहुत क्लियर कट उन्होंने लिखा है, फक्त ने फक्त आक्षेपो करेल छे, सिर्फ और सिर्फ मतलब इल्जाम लगाए हुए हैं। उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस यानी साधनिक पुरावा, उसको जो गुजराती में बताया, उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस वो लोग ने कभी नहीं दिए। आरोप लगाने वाला खुद साबित नहीं कर पाया आरोप, कोई चीज का बात ही नहीं, यानी कोई चीज का प्रूफ ही नहीं है। सिर्फ हवा में बोल रहा है कि चोरी करिए, ऐसी वाली बात है। गलत किया गया, तो कुछ तो हो ना, कहाँ गलत किया है, कैसे गलत किया है, और क्या हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डे 1 से कहते थे, अल्लाह का करम है, हम लोग ने ये सिस्टम ने इतनी ट्रांसपेरेंसी से वहीवट मैनेजमेंट किया हुआ है। ज्यादातर अकाउंट पे चेक से मैनेजमेंट किया, सब कुछ किया, हर साल अकाउंट सबमिट किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। हर चीज इतनी बढ़िया तरीके से की है, जो लोग भी देखता था वो लोग उससे मुतमईन होते थे कि ऐसा सिस्टम का ट्रांसपेरेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग ने कहीं नहीं देखा, यानी वो वाली बात होती थी। तो जब भी तपास कमेटी ने को ये सब कुछ हुआ, जांच कमेटी ने ये सब कुछ देखा, सबका स्टडी करा, उसके बाद वो लोग ने एक रिपोर्ट वक्फ बोर्ड में सबमिट किया। वक्फ बोर्ड ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर करके कल हमको एक ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर के अंदर क्लियर किया हुआ है कि भाई आपके ऊपर जो कुछ भी अपने इल्जाम लगे थे, वो घोटाले के जो इल्जाम लगे थे सब बेबुनियाद थे। उसके चीज में कोई चीज सच नहीं पाई गई। तो ये एक पहली क्लियर कट बात हो गई, ये बात करके क्लियर हो गई है। अब दूसरी बात थी, अब जो मतलब मैं आपने बताया कि वो ऑर्डर के साथ वक्फ बोर्ड, यानी पहला तो मेरा ये कहना है कि ये इल्जाम जो बेबुनियाद पाए गए हुए, तो जो बंदा 10 साल से वक्फ बोर्ड के अंदर बार बार चक्कर काट रहा था, वक्फ बोर्ड का लोगों का टाइम बिगाड़ रहा था, हमारा टाइम बिगाड़ रहा था अपने, उसके अलावा वक्फ बोर्ड के अलावा ट्रिब्यूनल में गए, हाईकोर्ट में गए, अलग अलग तरह से इल्जाम करते गए, तो कितना गवर्नमेंट का वक्त बर्बाद किया, कितना हमारा वक्त बर्बाद किया, कितना ट्रस्ट का वक्त बर्बाद किया, कितने रिसोर्सेज बर्बाद किए। ऐसे जो इंसान ने जो रिसोर्सेज बर्बाद किए हुए कौम की मतलब मैं मायूसी भी कौम में पैदा की। कौम में ऐसा हो गया कि ट्रस्ट में गलत लोग होते हैं, गलत काम होता है, सब कुछ होता है। तो ये चीज एक मतलब में काम किया, वो गलत काम किया, उसकी मेरा पर्सनली सजेशन हैगा या रिक्वेस्ट है ये वक्फ बोर्ड को कि आपने मतलब में कम से कम उसको कॉस्ट लगाना चाहिए, उसके ऊपर कुछ तो मैसेज तो देना चाहिए। समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि 10 साल तक आप किसी को परेशान करो, वक्फ बोर्ड का टाइम बर्बाद करो, कितनी बार वक्फ बोर्ड के मेंबर को मिलेंगे, कितनी बार एप्लीकेशन करी होगी, कितनी बार मीटिंगें करी होगी, सब कुछ करके इतना वक्त बर्बाद करने वाले को पैसा भी बर्बाद हुआ होगा, वक्फ की जांच कमेटी आपके यहाँ पर आना जाना, वो सारे खर्चे भी बेशक, यानी कहते हैं ये सब कुछ होने के बावजूद किसी को मतलब में वो इतना बेबुनियाद मतलब में बात करता, तो उसके ऊपर कम से कम कोई मैसेज देना चाहिए कि जिससे समाज में मैसेज जाए कि आज के बाद कोई ऐसा गलत काम ना करे। लेकिन यहाँ तो उल्टा किया, उसको इनाम दे दिया गया, शाह आलम जो है दरगाह ट्रस्ट, उसको नायब वहीवटदार बना दिया गया। अब वो वक्फ बोर्ड का इश्यू है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। इनडायरेक्टली आपका बात बिल्कुल सही है कि समाज में तो यही मैसेज जा रहा है। वक्फ बोर्ड के सोचने वाली बात है कि उनका दामन जो चोखा रखना होगा, क्लीन रखना होगा, तो ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए कि जिससे मतलब लोगों को गलत मैसेज उनकी उंगली उठाए। तो वो वक्फ बोर्ड के सोचने वाली बात है, यानी आप जो बात कर रहे हो वो बात लोगों के दिमाग में बात आती है, बिल्कुल बेसच बात है। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरीके से एक तरफ आजकल तो वक्फ को लेके बहुत ज्यादा चल रहा है मामला, हर मुसलमान कहता है वक्फ बचाओ अभियान हमें करना है, बिल लाने की कोशिश में मोदी सरकार है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मामला है अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी का, उसके अंदर एक और, इस जजमेंट के अंदर एक चीज थी कि जो आरोप जिसने लगाए हैं फारूक कंसारा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो अहमदाबाद की जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद, उसको सुन्नी वक्फ कमेटी से निकाला जाए और दूसरी कमेटी को सौंप दिया जाए। तो एक तरफ आप कहते हो कि हमें तो वक्फ बचाना है, और दूसरी तरफ आप यानी वो प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है कि वो उस मस्जिद पर कब्जा हमारा होगा, हम चलाएंगे। इस तरीके से वक्फ बचाएंगे मुसलमान, आपको लगता है? देखो, मेरा कहना है, शायद आपने थोड़ा डिटेल में उसका स्टडी किया हुआ है। कौम मतलब ये चीज को सोचती नहीं है, ये चीज समझती नहीं है कि उसका वेस्टेज इंटरेस्ट क्या है। आपकी बात बिल्कुल सच है। जब उसने एक एप्लीकेशन की हुआ बंदे ने, तो एप्लीकेशन में बहुत क्लियर कट उनका मैसेज था कि भाई अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के माते हाथ जो जामा मस्जिद चल रही है उसको दूर करना है। और जामा मस्जिद मतलब में जो जिसको वहीवट सौंपना है वो कौन थे, क्या है, वो आपको स्टडी करोगे तो पता चलेगा। इवन वक्फ के मतलब में जो आइन है, यानी मतलब उसका मतलब स्कीम है, स्कीम को भी चेंज करने की उनकी जो बात थी, स्कीम चेंज करने की बात में भी जब पेपर को स्टडी किया जाए, तो किसी एक बंदे को, जैसा कि जामा मस्जिद का जो इमाम है वो मतलब में इसकी बॉडी का मेंबर बनेगा, जामा मस्जिद के इमाम के पास पावर होंगे, जामा मस्जिद के इमाम के बाद वो मीटिंग नक्की करेगा, वो मीटिंग करने के बाद बोर्ड मेंबर करने के पावर होंगे। ऐसी कुछ की स्कीम के फेरफार चेंज यानी सजेस्ट उसने किया हुआ है। वो देख के जिस तरह से आपने किया ना, सजेस्ट करते लोगों को पता ही चलता है कि लोगों का वेस्टेज इंटरेस्ट क्या है।
हम लोग ने बहुत बार ये वक्फ बोर्ड के मतलब में पुराने जो मतलब में सीईओ थे, पुराने मतलब में जो मतलब में चेयरमैन थे, उनको यही समझाया कि आप देखिए आदमी का वेस्टेड इंटरेस्ट क्लियर कट उसको बिल्कुल प्रॉपर स्टडी कर नजर आ जाता है, और उसके बाद भी वेस्टेड इंटरेस्ट नजर आता है, सामने वो डॉक्यूमेंट एविडेंस पे नहीं दे रहा, तो आप आपका टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमारा भी टाइम बर्बाद कर रहे हो और कौम का नुकसान कर रहे हो। उसके बावजूद मतलब में उन्होंने जो कुछ भी डिसीजन लिया, लेट लिया मगर दुरुस्त लिया, वो इतना में जजमेंट के अंदर जामा मस्जिद को लेकर कोई जजमेंट अभी नहीं सुनाया गया इसमें, जो उसने मांग की ऑलरेडी उसमें बहुत क्लियर कट जजमेंट में लिखा हुआ है स्कीम में फेरफार करवाना नहीं आवे, यानी उनने जो स्कीम फेरफार की जो अपने चेंज अपने मांग की मांगों को उसको भी वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो नहीं हो सकती है, वो भी ऑलरेडी ऑर्डर में हमने ये मेंशन कर चुके हैं। तो ऐसे में रिजवान भाई, जिस तरीके से गुजरात के अंदर खासकर अहमदाबाद के अंदर हमने देखा पिछले 4-5 साल में वक्फ को लेकर काफी सवाल उठे, और जैसा आपने भी बताया, और हकीकत भी यही है कि जो आम मुसलमान है उसकी धारणा इस तरह से बना दी गई खबरें में वो कराकर कि भाई जो लोग बैठे हैं वक्फ के ट्रस्टीज वगैरह वो सब घोटाले ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं दो तरीके से मैसेज देना चाहूंगा। पहला तो एक मैसेज में जो काम करना चाहते हैं वो लोगों में मायूसी होती है। मैं और बड़ा साहब भाई अभी छेले हम लोग 2 ही ट्रस्टी रह गए, हम लोग ने छेले 1.5-2 साल से डिसाइड कर लिया था कि वक्त कभी भी आए हमारे रिजाइन करना ही है कंफर्म। हम लोग ने ये ऑलरेडी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी जब बात हुई थी, जब भी उनको मैंने बताया था कि हम लोग रिजाइन करने बिल्कुल रेडी है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम रिजाइन करते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर किसी के पास नहीं होते थे, तो वो क्या हो जाता था मतलब में डे टू डे एक्टिविटी थी, यानी हम तो यतीम खाने की डे टू डे एक्टिविटी, मस्जिद की डे टू डे एक्टिविटी बिल्कुल कोलैप्स हो जाती थी। इसकी वजह से हमारा ये वक्फ बोर्ड को सजेशन था कि भाई हम लोग ने जो ऑलरेडी 3 ट्रस्टी सिलेक्ट किए हुए वो उनको अप्रूवल दे दो, हम लोग नेक्स्ट डे से रिजाइन कर देते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग ने बहुत बार प्रपोजल रखी थी। क्यों? क्योंकि हम लोग को भी ये हो गया कि ऐसी मतलब में कौम के लिए वक्त निकालो, पैसा लगाओ, सब कुछ लगाओ, उसके बावजूद मतलब में ये चीजें तो ऐसा काम करके क्या करना। अल्लाह ताला चाहेगा दूसरी जगह पे काम ले सकते हैं, हमारी तो दुकान चलाने की बात नहीं है कि हमारे वहां पे जब बैठ के कुछ फायदा लेने की बात नहीं है। तो हम लोग ने डेफिनेटली काफी बार डिसाइड कर लिया था। आपके कार्यकाल में ये अच्छी चीजें भी ये हुई कि जैसे पैरामाउंट रेस्टोरेंट और कई जगहों पर जो वक्फ को उसका अधिकार मिलना चाहिए, जो मार्केट वैल्यूज के मुताबिक, अब एक रेस्टोरेंट है वो उसका हर रोज लाखों रुपया कमा रहा होगा वो, लेकिन उसका किराया बिल्कुल ऐसा था कि एक झोंपड़े का किराया हो। तो आपके कार्यकाल में ये चीजें भी हुई कि वक्फ की इनकम वगैरह बढ़ाई गई, उसका सही इस्तेमाल पैसों का, ये तमाम चीजें भी आपकी तरफ से की गई थी। देखो, उसको मैं बहुत डिटेल में भी कह सकता हूं, मगर थोड़ा 2-3 पॉइंट पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जब बीइंग हम लोग ट्रस्टी बन के आए, जब वक्फ की आमदनी पर मंथ 63,000 रुपीज थी, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की आमदनी सिर्फ पर मंथ 63,000 रुपीज थी। इसमें कितनी मस्जिदें, कितनी दरगाह, वो आप थोड़ा बताएंगे डिटेल में, थोड़ा लोगों को बोल रहे हैं। एक्चुअली तकरीबन 28 ने 4 मस्जिदें बन, यानी 32 मस्जिदें, 6 कब्रिस्तान, 6 मौजूलियम, यूं करके मतलब में काफी अपने प्रॉपर्टी, और 900 के करीब प्रॉपर्टी है अहमदाबाद मुस्लिम वक्फ कमेटी की, 900 के करीब प्रॉपर्टी है। उसके बावजूद इसकी आमदनी पर मंथ सिर्फ 63,000 रुपीज थी, 63,000 रुपए थी, और खर्च पर मंथ का 2.5 लाख रुपए का था। ओहो, तो उसको 2 छेड़े कैसे मिलाना, वो वाली बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक जब टीम जो उस सबकी टीम थी बेहतर थी, सब समझदार लोग थे, उनने बहुत अच्छे एफर्ट किए और सिस्टम से करते गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एफर्ट मतलब में वो इनकम आमदनी ऐसा कर सकते पर मंथ तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए हो चुकी है, अभी हो चुकी है। और हमारा खर्च मतलब में 10 से 11 लाख रुपए के आसपास पे आ गया, उसको 12 लाख के करीब मैक्सिमम कह सकते हैं। यानी हम लोग ये एक लेवल पे आ गए कि मतलब पैसा उसी में यतीम खाना वगैरह सब उसी में, या अलग है वो? अलग, बिल्कुल अलग, वो अलग है। यानी लोगों को ये समझने की जरूरत है कि यानी आपने बोला बिल्कुल सही बात है कि इस्लाम में पैसा पैसा नहीं है, पैसे के साथ नियत जुड़ी है, मकसद जुड़ा है, मनसा जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो यतीम खाना जो काम मैनेजमेंट होता है वो ज़कात के पैसों से मैनेज होता है। तो लोगों के दिमाग में वो भी बोला मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के पास बहुत पैसा है या बहुत पैसा था, है जो भी है, यानी अभी भी है फिलहाल, मगर वो यतीम खाने का पैसा होता है, जकात का पैसा होता है। जकात का पैसा सिर्फ जकात के काम में इस्तेमाल हो सकता है, कभी भी जकात के पैसों से मस्जिद का मैनेजमेंट नहीं हो सकता, कब्रिस्तानों का मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो वो क्लैरिटी है इस्लाम के अंदर, मतलब मैं शरीयतन वो चीज बहुत क्लियर कट बताई हुई है। तो वो वाली, तो अभी मैं जो आपको बता रहा था कि मतलब मैं वक्फ का कंसेप्ट कैसा है, मनसाए वाकिफ जिसने वक्फ प्रॉपर्टी डोनेट की है उनका मकसद ये था कि वो वक्फ प्रॉपर्टी की आमदनी में से मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मनसाए वाकिफ प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हो रही थी, वो मतलब में काम नहीं हो रहा था। तो ये वाली एक बात है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया, यानी हमने एक आमदनी बढ़ाई, वो वाली बात है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई, हर चीज मतलब मैं चेक से किया, चेक से मतलब मैं एक्सपेंस किया तकरीबन एवरी मंथ। कह सकते हैं कि हमारे हम लोग ने एनालिसिस पिछले 3-4 सालों से की हुई है, तो मोर देन 90%, कभी 93, कभी 95% हम लोग अकाउंट पे चेक से मैनेजमेंट करते थे। बिल्कुल क्लियरिटी, यानी वही चीज है, उसकी वजह से लोग हम लोग पर इल्जाम नहीं लगा सकते, और हम चाहे जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देके प्रूफ दे सकते हैं। आपको एक और चीज एड ऑन बात करूं, हम लोग ने अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कमेटी PIL करी थी 1.25 साल से, मतलब मैं गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड मतलब मैं बना नहीं रही, गुजरात गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड नहीं बना रही थी। तो एक हाईकोर्ट में हम लोग ने PIL करी थी, और PIL के बेस पे गुजरात स्टेट के वक्फ बोर्ड बनाना पड़ा। एक
सेकंड चीज, वक्फ ट्रिब्यूनल के जो थर्ड मेंबर थे वो उनको भी अपॉइंटमेंट नहीं दे रही थी, तो उसके लिए भी हम लोग ने पीआई करी थी, तो उसके बेस पे उनके वक्फ ट्रिब्यूनल के थर्ड मेंबर को भी लेना पड़ा। अब बात ये वाली बात आती है कि ये कौम की भलाई के लिए काम किया, मगर ये काम को कैसे तोड़ मरोड़ के लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, मैं उसकी बात कराऊंगा। ये यही इसी बेस पे एक बंदे ने, जिसका बार बार अपने नाम का जिक्र हो रहा है, कोई बंदे ने जो सीआईडी क्राइम में ऐसी कंप्लेन की कि हम लोग ने जो कुछ भी पीआईएल करी है वो पीआईएल हम लोग ने एंटी सोशल एलिमेंट यानी एंटी टेरर यानी एंटी सोशल यानी टेरर फंडिंग से काम करता है, इस तरह से काम किया हुआ है। तो पुलिस वालों ने वो भी हमारे को पूछने की कोशिश की कि आपने क्या काम किया हुआ है। इवन हम लोग ने एक मीटिंग अटेंड की थी जमीयत उलमा हिंद की वक्फ की मीटिंग दिल्ली में, तो दिल्ली में फोटो लगा हुआ था, फोटो के सामने देखा था कि पुलिस वाले कहते थे ये क्या है, ये आपकी कोई टेरर फंड की मेरी मीटिंग हो रही थी। उनको हमने बताया कि पीछे देखो ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ है, सब बंदे हैं, उसके अलावा डेट लिखी हुई है, टाइम लिखा हुआ है, स्पेस जगह का नाम लिखा हुआ है, क्या कभी कोई दिन ऐसी मीटिंग कोई पीछे इस तरह से करेगा? पुलिस वालों को हम लोग ने ये भी जवाब दिया था। सोचने वाली बात है कि आदमी तोड़ मरोड़ के गलत नैरेटिव करने में क्या करे। तो वक्फ की एक मीटिंग हम लोग ने दिल्ली में अटेंड की थी, उसको भी उसमें तोड़ मरोड़ किस तरह से रजू किया गया, और हम लोग ने क्योंकि उनके गवर्नमेंट के पिट्ठू बनना है, बिल्कुल, तो उनने गवर्नमेंट को भी ये मैसेज देने की कोशिश की कि आपके अगेंस्ट में पीआईएल की। हम लोग ने गवर्नमेंट को, पुलिस वालों को भी ये जवाब नहीं दिया कि पीआईएल हमने में गलत काम किया होता तो हाईकोर्ट हमको रोकती, बिल्कुल, हमको पनिश करती, या हमारे बात पे हमारे कहने पे एक्शन लिया है। तो हमने बंधारण के दिन में जो ताकत दी है, पावर दिया, उसके तहत गवर्नमेंट ने कोई काम करने से रुक रहे थे। ऐसा कहते हैं गवर्नमेंट की नीयत कभी रोकने की होगी, या गवर्नमेंट उसको मतलब में टाइम पे काम नहीं करना चाहता था। 2.25 साल तक वक्फ बोर्ड में था, तो उसको काम करने के लिए करना पड़ा, इसलिए हम लोग ने ये भी काम किया था। तो मैं आपको बोलता हूँ कि इस तरह से ये सब ताकत अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने बहुत कुछ कौम के लिए ऐसे बहुत बहुत काम किए हुए, मगर नहीं चाहते कितने लोग कि ऐसा कौम का काम हो और कौम को ताकत मिले, इसलिए ये लोग ऐसे सब काम करते रहते हैं। सीआईडी क्राइम गांधीनगर में भी एप्लीकेशन की थी, अच्छा, वो उसमें भी उन्होंने हम लोगों को बुलाया और हमारे से भी बात की, और हम लोग ने उनको यही बताया। उसी मन में जब उन्होंने बताया, उनको भी हम लोग ने ये सब सिस्टम बताई। उनको हमने ये भी बताया कि भाई आपका जुडिशल के हिसाब से भी आप बाहर बन गए, मगर उन्होंने वो बताया कि पुलिस वाले, उन्होंने कहा भाई हम लोग वो आप मत बात कीजिए, हम पहले चेक करेंगे, स्टडी करेंगे, लगेगा कि इसमें क्रिमिनल ऑफेंस के कुछ भी हुआ तो हम डेफिनेटली आपके ऊपर एक्शन लेंगे या काम करेंगे। मगर उन्होंने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट मांगे वो डॉक्यूमेंट हमने वहीं बैठे बैठे, जैसा जनरली कैसा होता है कि कोई भी ऑफिस पे, गवर्नमेंट ऑफिस यानी पुलिस डिपार्टमेंट आप जाओ तो वो कहते हैं कि इतने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप लेके आइए, क्योंकि ये दिस इज नॉट क्रिमिनल ऑफेंस, दिस इज अ फाइनेंशियल गबन की बात थी, मतलब मैं वो वाली बात थी। तो उन्होंने बोला, तो हमने उनको बोला कि भाई आप मतलब मैं 5-10 दिन का टाइम हमको क्यों दे रहे हो, हम अभी यही मिनट पे आपको दे सकते हैं। हमने उसी मिनट पे मतलब मैं व्हाट्सएप के ऊपर हर डेटा मंगवा लिया, डेटा मंगवा के उसी मिनट पे उनको दे दिया, क्योंकि हमारे कोई ऐसा कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं, कोई एक्शन करने की जरूरत है। वो जो डेटा मांगते गए वो डेटा हम लोग व्हाट्सएप पे मंगाते रहे, देते रहे। तो वो देख के वो लोग भी इतने मुतमईन हो गए कि हम लोग ने आज तक ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं देखा कि मतलब मैं क्वेश्चन करते हो उसके मतलब मैं 5-10 मिनट में आपके मतलब मैं व्हाट्सएप पे डेटा मंगवा लेते और डेटा मंगा के हमको दे देते। तो वो भी बहुत मुतमईन हो गए, और उसके बाद मतलब मैं डेफिनेटली हुआ। और ये चीजों सुन के कितने लोग जो चाहते थे वो लोग मतलब मैं मायूस भी हुआ होंगे कि वो चाहते थे कि कुछ बहुत बड़ा बात हो जाएगी, काम हो जाएगा, और फिर गवर्नमेंट ने हमसे भी कोई बात नहीं की, कोई आगे काम नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा रिजवान भाई, जिस तरीके से अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी की जो आपने प्रॉपर्टीज वगैरह बताई, इतने सारे कब्रस्तान हैं, इतनी सारी मसाजिदें उसके अंदर है, तो कहीं ना कहीं वक्फ कानून नया आए ना आए, लेकिन इन चीजों पर बीजेपी का और सत्ता पक्ष का कंट्रोल हो जाए, क्या उसी को लेकर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये रची जा रही है, ऐसा लगता है आपको? अब देखो, मैं परसेप्शन तो आप जो बोलते हो ऐसा ही परसेप्शन बढ़ रहा है, मगर मैं उसको परसेप्शन के बेस पे कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहूंगा। आप जो बोलते हो वो चीज हो रहा है, वक्फ बोर्ड को हम लोग ने काफी बार बताया, लोगों को भी बताया, समाज को भी ये बताया, मगर ये चीज परसेप्शन बेस्ड है, तो उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो उसको मैं यानी कंफर्म नहीं कह सकता। मगर कहीं ना कहीं बात में यही लग रहा है कि बात करते में तो लोग ऐसा ही बोलते थे। जैसे अभी अपने पुलिस डिपार्टमेंट से मिले तो हमने उनको बोला था भाई आपका जुडिशल नीति आप क्यों काम कर रहे हो, तो उन्होंने बोला था भाई हमारे ऊपर थी प्रेशर से हमें शू करिए। यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैसेज तो मिलता है। इसी तरह से मतलब मैं जब हम लोग बात कर रहे थे तो मतलब मैं अपने वक्फ बोर्ड के मेंबर ऐसे भी बोलते थे कि ये हमारा कार्यकर है। अच्छा, ऐसा भी मतलब मैं बोलते थे, तो इसके लिए हमारे उनको सुनना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये मैसेज आप जो बोल रहे हो वो मतलब मैसेज मिल रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये मुझे जो बात हुई कि वक्फ बोर्ड ने कहा हमारा कार्यकर है, मुझे कई लोगों ने कहा कि वो बंदा जिसने आप पर आरोप लगाए वो अक्सर वक्फ बोर्ड में ही बैठे रहते हैं, और तबारा कई चीजें। मुझे ये भी किसी ने कहा कि जो फारूक कंसारा है वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का एक्टिव मेंबर है वो, और इसलिए वो आरोप लगा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि रिजवान कादरी भी नरेंद्र मोदी से मिले थे भगवा कलर की कोटी पहनकर, तो उसमें कई लोगों ने खुद ने ये भी कहा कि भाई रिजवान कादरी चूंकि जाली वाली जो मस्जिद है वहां के अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के ट्रस्टीज में थे, इस वजह से वो वहां पर थे रिजवान कादरी उस वक्त। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? अब मैं ये बोलूंगा
कि प्रैक्टिकली क्या कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकते तो फिर गलत इल्जाम लगाते हैं। अब आपने बोला भगवा कलर की कोटी, बहुत अच्छी बात है कि ये मेरे को आज पहली बार से पता चला, मगर ये मैसेज क्या देने चाहता है कि भगवा कलर की कोटी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। मगर उस दिन मैंने पीले कलर की कोटी पहनी थी, लकीली भगवे कलर की कोटी नहीं थी। तो जो हाँ, जिनकी मानसिकता है वो कहता है कि मानसिकता उसको नैरेटिव बनाती है, झूठ बोलती है, झूठ बोल के उसको नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है, वो वाली बात है। अभी आपने जो बताया कि आपका परसेप्शन हैगा कि मैं उनको मिला था बीइंग मतलब मैं प्रेसिडेंट ऑफ अपना अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी, बेशक बिल्कुल सही बात है कि मैं नरेंद्र मोदी को नहीं मिला था, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिला था। बिल्कुल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कोई जापान के प्राइम मिनिस्टर को मतलब मैं अपने सीधी से जाली जो बेहतरीन अपना आर्किटेक्चर पीस है, मार्वेल पीस है, उसको दिखाने के लिए के आए थे। तो कोई भी हमारे घर आता है उनका मतलब है इस्तेकबाल करना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो डेफिनेटली उसी तरह से हम लोग ने वो मिले थे, उसी तरह से बात किए थे। और मैं बहुत बड़ी बात कहता हूं कि लोग किसी के साथ मिलते हैं तो उसको फोटोग्राफ लोग फ्रेम करवा के लगवाते हैं। आज तक वो फोटोग्राफ मैंने देखा भी नहीं है, कहां पड़ा हुआ है, मैंने फोटोग्राफ प्रिंट भी नहीं करवाई हुई है, कहीं सोशल मीडिया पे होगा कुछ होगा। यानी कह सकते हो कि जो लोग एनकेस करना मांगते हैं वो लोग उसका फोटोग्राफ करवाते हैं और लगवाते हैं, ऑफिसों में लगाते हैं, कई नहीं जगह लगाते हैं। क्या बिल्कुल बेशक वो चीजों में मैं बिलीव करता ही नहीं कभी। तो जिसने भी बोला होगा उसको मतलब मैं बोलना पहले तो अपने भगवे कलर की कोटी नहीं थी, येलो कलर की कोटी थी, फोटोग्राफ में तो देख लेना, तो मतलब मैं उनको ख्याल आ जाएगा, एक किएगा। और कभी ये बात मैंने कभी आज तक किसी को जिक्र भी नहीं करी या किसी को एनकेस भी नहीं करी। वो जिक्र करना एनकेस करना होता है जिसको बिजनेस करना होता है, जिसको फायदा उठाना होता है, मफाद उठाना होता है, पॉलिटिकल मफाद। मैंने पॉलिटिक्स में नहीं हूं कि पॉलिटिकल मफाद उठाऊंगा, और मैं ऐसे बिजनेस में भी नहीं हूं कि गलत काम करता हूं कि गलत करके मतलब उसका बेनिफिट उठाऊंगा। तो कोई मफाद उठाने की मेरी कभी बात ही नहीं होती। यानी आप जो बोल रहे हैं ना, वो गलत नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। यही बंदे लोग शुरुआत में ऐसे गलत नैरेटिव किया कि ये बंदा सीआई है, फिर थोड़ा नैरेटिव क्रिएट किया कि ये बंदा मतलब में किसी और मसलक का आएगा, कभी नैरेटिव किया क्या कि ये बंदा ये काम करता है, कभी ये बंदे का ये काम करता है। क्या होता है कि जब तक जो चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मतलब मैं सिया फिरके का हूं, सुन्नी फिरके का हूं, तबलीग से हूं, अहले हदीस हूं, ये मेरे चेहरे पे लिखा नहीं है कि इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो वो झूठ बोलने में बोल सकते हैं। बिल्कुल अपना नैरेटिव क्रिएट करना और उसको करना है। यानी क्या है कि अभी ये जैसा कि हमारे गबन का जो इल्जाम लगा है, उनको गबन का इल्जाम को पता ही था कि कभी प्रूव ही नहीं कर सकते, कभी जो हुआ ही नहीं है वो प्रूफ कैसे करेंगे, और डॉक्यूमेंट एविडेंस पे वो प्रूफ आएगा। दूसरी चीजों में डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं आता, तो गलत नैरेटिव ऐसा बहुत कुछ वो लोग ने क्रिएट करे और गलत नैरेटिव से अपने करने की कोशिश करते हैं। मैं यही बोलता हूँ कि ये वक्फ एक्ट का नवा एक्ट जो नरेंद्र मोदी भी ला रहे हैं, जिन्होंने विनती की, पता में ये नई बीजेपी का है, तो वो भी एक गलत नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि भाई मुसलमानों के वक्फ से रोकना पड़ेगा। क्यों कि नॉन मुस्लिम के दिमागों में इन्हें एक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है कि मुसलमान वक्फ के कानून से बेलगाम बन गए, वो जो जगह पे उंगली रखेंगे वो जगह उनकी हो जाएगी। ये गलत नैरेटिव क्रिएट करके ये कानून को बदलने के लिए लोगों के दिमाग में घेर जाता है। यानी होता है क्या कि हर चीज मतलब में हर लोग को ये आदत होती है कि जो सच्चाई के बेस पे नहीं जीतते वो गलत नैरेटिव के बेस पे जीतने की कोशिश करते हैं। तो आपकी ये बात सही है कि भाई जो कानून भी ला रहे, वो कानून को लाने में भी हम लोग ने मतलब में काफी कुछ हमने जेपीसी के सामने रिप्रेजेंटेशन की बात किया। हमारा यही मैसेज था कि नैरेटिव गलत नैरेटिव पे काम मत किया, सच्चाई के बेस पे बात करो, सच्चाई के बेस पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी बात करो, जो कुछ भी होना चाहिए वो होना चाहिए। और नैरेटिव गलत, यानी नैरेटिव तो गलत सच हो सकता है, मगर ये वाली बात समझने वाली बात है। आज का जमाना ऐसा हो गया है और हमारे सबके समझने की जरूरत है। व्हाट्सएप में भी मैं बहुत बार बोलता हूँ, बीच में भी मेरे लिए एक गलत नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की थी, इनके 1000 करोड़ के मतलब में गफला किया हुआ है। और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का अल्लाह, मैं ऐसी नियत करता हूँ कि 1000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ पे वो पहुंच जाए, अच्छी बात है, मगर 1000 करोड़ में तो कभी पहुंची नहीं कि 1000 करोड़ का गफला हो सके। मगर मैंने उनको ये सब लोगों को चैलेंज दिया था, मैंने क्या आपको जो 1000 करोड़ की बात लगती है तो एक काम कीजिए, 1000 करोड़ का गफला पकड़ लाइए, 100 करोड़ रुपए मैं आपको डोनेट करूंगा, यानी आपको इनाम दूंगा, और 900 करोड़ कौन को डोनेट कर दूंगा, आप ढूंढ के तो लाओ। तो यह कहते हैं गलत नैरेटिव क्रिएट करना का लोग होता है। हो गया क्या था, मैं आपको जैसे बताऊं, शुरुआत में मेरे को याद है हम लोग सब नए नए ट्रस्टी बने थे, जो हमारे पे गफले के इल्जाम लगते थे 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख। फिर क्या हुआ, लोगों के जहन में हुआ कि 25,000, 50,000 लाख रुपया तो सुनने वाली बात नहीं है, तो रकम 2 करोड़ 5 करोड़ बोलते गए। फिर ऐसा हो गया कि तो फिर बोला 50-100 करोड़ बोलते गए। उनको लगा कि 50-100 करोड़ में भी कौम जाती नहीं है, पब्लिक को बड़ा दिखाओ, टीआरपी बढ़ाओ, तो टीआरपी बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ बोल गए। यानी वो वाली बात है, यानी सोचने वाली बात है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी नैरेटिव सक्सेसफुल नहीं हो रही है, तो नैरेटिव सक्सेस होने के लिए टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं, मगर उससे कौम का नुकसान करते हैं, समाज का नुकसान करते हैं। और वो इंसान, मैं इतना ही कहूंगा कि वो इंसान अपने आप को मुसलमान कैसे कह सकता है। जब मुसलमान कहने की बात आती है तो बहुत यानी बहुत जिम्मेदारी से उसके बिहेव करना पड़ता है, सब कुछ काम करना पड़ता है। तो ये सोचने वाली बात है, ऐसे लोगों को कौम के भी रोकना पड़ेगा और कौम के भी इसके बारे में कुछ यानी प्रॉपरली
यानी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई हमसे बातचीत करने के लिए। तो बहतान लगाने के लिए तो कोई कुछ भी बहतान लगा सकता है, लेकिन ये भी हकीकत है, मैं हमेशा अपने न्यूज में कई बार ये बात कहता हूँ, कई बार पुलिस एट्रोसिटी का मामला हो या कहीं पर भी कुछ होता है, तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मरने के बाद हमें किसी के पास जाकर खड़ा होना है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो भी हैं, एक पालनहार के पास हमें खड़ा होना है जहां हमें अपने किए का हिसाब किताब देना है। और अगर आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि किसी पर बहतान लगाने का कितना बड़ा आपको आगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये आप समझ सकते हैं। आरोप कोई भी लगा सकता है, कुछ भी आरोप लगा सकता है, जनता को खुद को देखना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की जितनी भी जो जायदाद है अहमदाबाद के अंदर, उस पर अब कंट्रोल कौन करेगा? असल में लड़ाई जो है वो उसकी होगी, ऐसा लगता है। उस पर कंट्रोल बीजेपी का होगा, उस पर कंट्रोल सरकार का होगा। तो किस तरीके से वक्फ बचाने के लिए एक तरफ मुसलमान लड़ रहा है, मुसलमान पसीज रहा है, और दूसरी तरफ किस तरीके की साजिशें चल रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।